बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। नतीजों के बाद 5 राज्यों में सरकार गठन की तैयारी, विधायक दलों की बैठक। केरल में मुख्यमंत्री पर आज होगा फैसला। ममता बनर्जी 27 मई को दोबारा लेंगी शपथ। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के फलौदी में 51 और हिमाचल के ऊना में पारा 43 डिग्री। रुआनु तूफान से आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर भारी बारिश। पठानकोट हमले के हैंडलर शाहिद लतीफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। एनआईए की मांग के बाद इंटरपोल की कार्रवाई। हमले में घर के किसी भेदिए के शामिल होने से सेना का इनकार। इजिप्ट एयर के हादसाग्रस्त विमान के मलबे की तलाश जारी। सभी यात्रियों की मौत। मिस्र ने जताई आतंकी हमले की आशंका। अमेरिका और फ्रांस का बयान, हर पहलू की हो जांच। रूबर का बैडमिंटन में भारतीय महिला टीम का कांस्य पदक। थाईलैंड को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में आज चीन से मुकाबला। बुलेटिन की शुरुआत 5 राज्यों के नतीजों से जुड़ी खबरों से। केरल में जबरदस्त बहुमत हासिल करने के बाद अब वाम गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के नाम को लेकर है। इस पद के लिए वरिष्ठ नेता वीएस अच्युतानंदन के साथ ही पी विजयन दौड़ में हैं। सीपीएम की केरल इकाई की आज होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला हो सकता है। केरल की गलियों में ऐसी तस्वीरें दोपहर से पहले ही देखी जाने लगी। जगह जगह वाम पार्टियों के समर्थक जश्न मनाते देखे गए। केरल के मतदाताओं ने पुरानी रवायत को फिर से जारी रखते हुए बदलाव के पक्ष में जनादेश दिया। एलडीएफ ने प्रदेश की 60% से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया। केरल में एलडीएफ को 91, यूडीएफ को 47, बीजेपी को 1 और अन्य को 1 सीट मिली है। सीपीएम ने इसे जनता की जीत करार दिया है। This huge victory is a result of our consistent struggle in the last 5 years against the anti-people policies of state government led by Congress, their corruption, and also to protect the secular fabric of Kerala society. हालत ये रही कि यूडीएफ सरकार के कई मंत्रियों को शिकस्त झेलनी पड़ी। यूडीएफ के घटक दलों में जेडीयू, आरएसपी और केरला कांग्रेस डेमोक्रेटिक का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस ने फैसले का सम्मान करते हुए हार की जिम्मेदारी ली है। People's verdict is against UDF. So we will discuss this in detail in the party and also UDF. Then only we will give you the final opinion about this. जोर शोर से तीसरी ताकत के रूप में खुद को पेश करने वाली बीजेपी को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन 10.5% वोट हासिल करने में वो कामयाब रही। साथ ही प्रदेश के इतिहास में पहली बार बीजेपी के किसी विधायक ने जीत हासिल की। नेमोम सीट पर बीजेपी के ओ राजगोपाल सीपीएम के वी शिवाकुट्टी को हराने में कामयाब रहे। अब देखना होगा कि सीपीएम की तरफ से पिनाराई विजयन और वीएस अच्युतानंदन में कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। केरल के मतदाताओं ने 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर एलडीएफ को भारी बहुमत के साथ जनादेश दिया है और यूडीएफ की करारी हार में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। लेकिन इन दोनों गठबंधन की आपसी लड़ाई के बीच बीजेपी केरल में पहली बार अपना खाता खोलने में सफल हुई है। कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, तिरुवनंतपुरम। वहीं तमिलनाडु में एक बार फिर एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। जयललिता दोबारा राज्य की बागडोर संभालेंगी। 1984 के बाद राज्य में लगातार दूसरी बार किसी पार्टी को सत्ता मिली है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले एआईएडीएमके की सीटें कम हुई हैं। चेन्नई में आज पार्टी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें जयललिता को विधायकों के नेता चुना जाएगा। जश्न की ये तस्वीरें हैं एआईएडीएमके मुख्यालय की, जहां पार्टी की सत्ता पर शानदार वापसी से कार्यकर्ताओं में जोश है। जयललिता लगातार दूसरी बार तमिलनाडु में सरकार बनाएंगी। विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 134 सीटें मिली हैं। वहीं डीएमके को 89 और उसके साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। दूसरे दलों के खाते में 1 सीट गई है। जयललिता ने जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। We are indebted to the people of Tamil Nadu
for giving us this tremendous victory. I have no other interest in life except working for the people of Tamil Nadu. My life is dedicated to the people of Tamil Nadu. पिछले चुनाव की बात करें तो 2011 विधानसभा चुनाव में AIADMK को 150 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं DMDK को 29 सीटों पर विजय मिली थी। DMK केवल 23 सीट पर ही जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने केवल 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறக்கூடிய சூழ்நிலையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் 90 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் वोट शेयर की बात करें तो AIADMK की सीटें भले ही कम हुई हों, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 3% ज्यादा वोट मिले हैं। DMK को 2011 के चुनाव में 22% वोट मिले थे, लेकिन इस बार करीब 32% वोट हासिल हुए हैं। DMDK के वोट बैंक में करीब 6% की कमी आई है। इस बार कांग्रेस को करीब 7% और PMK को 5% वोट हासिल हुए हैं। तमिलनाडु में जयललिता की जीत पर जिससे भी पूछिए वो यही कहता है कि पिछले 5 सालों में अम्मा ने जो सम्मान दिए हैं उसमें वो और वृद्धि करेंगी। और लोग यह भी कहते हैं कि पिछले 5 सालों में कोई सामाजिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन डीएम के लिए खुशी की बात यह है कि उसे पिछले समय से काफी अच्छी सीटें आई हैं और एक तरह से कहें तो स्टालिन का नेतृत्व फिर से स्थापित हुआ है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन। 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सिर्फ पुदुचेरी से आई। पार्टी ने यहां सामान्य बहुमत हासिल कर लिया। एनआर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने इस्तीफा दे दिया है। पुदुचेरी में जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जश्न का मौका मिल गया। 30 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी ने 15 सीटें जीती और उसकी सहयोगी DMK को 2 सीटें मिली। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 7 और DMK को 2 सीटें मिली थीं। अब तक सरकार चला रही एनआर कांग्रेस की सीटें घटकर करीब आधी रह गईं। उसे महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। AIADMK के खाते में 4 सीटें गई हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी निर्दलीय को 1 सीट मिली है। एनआर कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोग हैं। अभी उन्होंने 5 साल में लोगों को काम नहीं किया। लोग उनको एनआर कांग्रेस के खिलाफ, उनका सरकार के खिलाफ नाराज है। उसके कारण अब ये लोग कांग्रेस को DMK अलायंस को वोट दिया। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 30.6% वोट मिले तो DMK को 8.9%। एनआर कांग्रेस के खाते में 28.1% तो AIADMK को 16.8% वोट मिले। निर्दलीय और अन्यों के खाते में करीब 13% वोट गए। लगातार हार झेल रही कांग्रेस पार्टी के लिए पुदुचेरी की जीत एक सुखद एहसास है। साथ ही साथ जब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री लंबे वक्त के बाद कहीं शपथ लेगा तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का वर्धन होना लाजमी है। कांग्रेस चाहेगी कि यहाँ से मिली जीत की चुनौती को आगे बढ़ाए और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में उसका प्रयोग करे। कैमरामैन संतोष के साथ पुदुचेरी से रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर के किसी राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। असम विधानसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को भारी जीत मिली है। बीजेपी गठबंधन ने यहां 126 विधानसभा सीटों में से 86 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 26 सीटें जीत पाई। अजमल की पार्टी AIUDF को 13 सीटें मिली। राज्य में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल आज विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। असम में बीजेपी की जीत पर गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ये पहला मौका है जब पूर्वोत्तर में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी भरोसा दिलाया। असम में मुख्यमंत्री के बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने जनता का शुक्रिया अदा किया है। We are all sincerely grateful to the people of Assam. It is the people of Assam who have brought these particular changes and have given an opportunity to BJP and allies partners to work for the overall growth of the state and also to take up the long-standing problem of the state of Assam. वहीं चुनाव नतीजों ने लगातार चौथी बार तरुण गोगोई का मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ दिया है। इस हार ने कांग्रेस के 15 साल के राज पर
विराम लगा दिया है। With all humbleness, we accept the verdict of the people of Assam. People of Assam, they desire that this time administration or the government, BJP or all alliance, they should rule the states. So let them fulfill their promises. I have got best of wishes. I congratulated Sarbananda Sonowal for his grand success. 2011 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में महज 5 सीटें आई थीं। लेकिन इस बार ये आंकड़े पूरी तरह बदल गए हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर भरोसा जताया है। पिछले प्रदर्शन को बेहतर करते हुए टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी 27 मई को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगी। वहीं लेफ्ट ने हार कबूल करते हुए आत्ममंथन की बात कही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। टीएमसी को 294 में से 211 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस को 44 सीटें और लेफ्ट को 29 सीटें हासिल हुई हैं। ममता बनर्जी ने इसे जनता की जीत बताया है। অনেক রকম জোট তৈরি করেছে, যাই হোক আমি আগে মিটিংয়ে বলেছি, আজকে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেন এবং একটা সন্ত্রাস চলছে ইলেকশনকে কেন্দ্র করে। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। राज्य में वाम मोर्चे को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वाम दलों ने आत्ममंथन करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में 2011 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 42 विधायकों के साथ दूसरे स्थान पर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 40 सीटों के साथ तीसरे पायदान पर रही थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। कुछ और अहम खबरें। दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त भर्ती नहीं किए जाने और फॉरेंसिक लैब में लंबित मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में जंगल राज जैसे हालात हैं। दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त भर्ती करने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं दिल्ली के फॉरेंसिक लैब में लंबित मामलों को लेकर भी हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाने के लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पुलिस में जवान बढ़ाने का निर्देश दिए थे, जबकि दिल्ली सरकार को और फॉरेंसिक लैब बनाने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। इंटरपोल ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। लतीफ पठानकोट एयरबेस हमले के आतंकियों का हैंडलर था। पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। सीबीआई ने एक और हैंडलर काशिफ जान के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भेजा है। संभावना है कि उसके खिलाफ भी इंटरपोल जल्द ही कार्रवाई करेगा। लतीफ के नोटिस को गुरुवार को इंटरपोल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इस तरह पठानकोट हमले में जारी रेड कॉर्नर नोटिस की संख्या 3 हो गई है। इंटरपोल ने इससे पहले पठानकोट हमले में जैश प्रमुख मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लतीफ और जान दोनों पर पठानकोट एयरबेस हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को निर्देश देने का आरोप है। चंडीगढ़ की विशेष अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोनों के खिलाफ वारंट जारी किए गए। और इस बीच सेना ने पठानकोट हमले में घर के किसी भेदिए का हाथ होने से के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। सेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल के सिंह ने कहा कि पठानकोट हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई। ये बात साबित हो चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान के जांच दल के इस हमले के पीछे भारत के लोगों का हाथ होने के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पाकिस्तान की जांच टीम ने मार्च में पठानकोट का दौरा किया था। भारत की जांच टीम को भी पाकिस्तान जाना है, लेकिन इस बाबत फिलहाल भारत को पाकिस्तान अनुमति का इंतजार है।
जैश सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची में शामिल करने को लेकर चीन भारत के संपर्क में है। साथ ही चीन ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अपील के जवाब में आतंकवाद निरोधक द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेई ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ने में चीन और भारत का अहम साझा हित और साझा रुचि है। चीन आतंकवाद निरोध पर भारत के साथ संचार और सहयोग भी बढ़ाना चाहता है। चीन का ये बयान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की टिप्पणी के जवाब में आया है। 24 मई से 27 मई के बीच चीन यात्रा से पहले सीसीटीवी को दिए इंटरव्यू में प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि भारत और चीन अगर आतंकवाद की बुराई से लड़ने में साथ हो जाएं तो इसका अपना असर होगा। संयुक्त राष्ट्र के घोषित आतंकवादियों की सूची में मसूद अजहर का नाम शामिल कराने की भारत की कोशिश को हाल ही में चीन ने वीटो कर दिया था। The visit will begin on May 24 in Guangzhou. Rashtrapati ji is the first state leader of India to visit Guangzhou. It further highlights two sides' commitment to make closer developmental partnership as a cornerstone of bilateral relationship. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कलम गवाह है में इस बार देखिए वरिष्ठ पत्रकार और संपादक मामन मैथ्यू से बातचीत का पहला भाग। Many of the so-called journalists which we had used to say, owners are not professionals. I wanted to demolish that theory. In 1965 election or something, we put the old Congress symbol on the page 1, showed how to vote for the Congress. I told our editorial colleague, this is suicidal. कलम गवाह है शीर्ष संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। बुंदेलखंड का पाठा इलाका पानी की कमी से जूझ रहा है। किसानों और आदिवासियों पर सूखे की भारी मार पड़ी है। सरकारी राहत इतने कम लोगों को मिली है कि वो पीड़ितों के बीच लॉटरी खुलने जैसा है। सूखे खेत, बारिश की आस में आसमान को तकती आंखें। ये तस्वीर पाठा के रुखमा खुर्द गांव की है। 3000 से ज्यादा आबादी वाला ये गांव जल संकट और सूखे की मार झेल रहा है। किसानों की फसल चौपट हो गई है। प्रशासन ने जानवरों के लिए भूसा बंटवाया, लेकिन वो भी ना के बराबर है। सरकारी मुआवजा भी ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। मुआवजा 2400 रुपया मिला है, 2400 मिला है। हाँ, ये जो अखिलेश दिए हैं 2400 रुपया हमें दिए है। ज्यादातर तालाब और हैंडपंप सूख चुके हैं। जो बचे हैं वो भी सूखने के कगार पर हैं। खेती की 70% जमीन पानी की कमी के चलते बोई नहीं जा सकी। 30% जमीन में जो अनाज बोया गया था उससे उपज इतनी कम हुई कि लागत भी नहीं निकली। यहाँ की खेती का तो वो आलम है कि 70% ज़मीन हमारी जो है परती पड़ी रह गई। 30% में बोया गया, जो जहाँ जिसके पास ट्यूबवेल हैं उसके माध्यम से, तो उसमें भी मात्र 10 से 15% की ही उपज हुई। सर्वे किया जाए तो 50% ही उसको पाए हैं। अभी उसमें भी लोग तमाम अधूरे हैं। कह दिया जाता है लेखपालों के माध्यम से कि बजट नहीं है, किसी को कुछ किसी को कुछ। खेती बाड़ी तबाह होने से किसान भुखमरी और पलायन को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए कोशिशें कर रहा है। लोगों को सरकारी मदद के जमीन पर उतरने का इंतजार है। चित्रकूट का पाठा इलाका जल संकट और सूखे के नाते भारी तनाव से गुजर रहा है। ये देश के पिछड़े इलाकों में पहले ही शामिल रहा है, लेकिन इस बार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उनको खेती में घाटा उठाना पड़ा है और जो मुआवजा मिला है उसे कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, पाठा, चित्रकूट। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। गुरुवार को कई जगह तापमान 50 डिग्री के पार चला गया। गर्मी की वजह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। उधर मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान गर्मी और बढ़ेगी। उत्तर भारत में गर्मी लोगों पर कहर बरपा रही है।
सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है कि घर से निकलना मुहाल है, जबकि राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में बिजली की कटौती ने लोगों का घरों में रहना भी दूभर कर दिया है। गुरुवार को राजधानी में बिजली की मांग रिकॉर्ड 6044 मेगावाट तक पहुंच गई। गर्मी, उमस और लू से परेशान लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, मतलब अभी शायद इतनी गर्मी तो मैंने देखी ही नहीं है। तो यही लू, कपड़े, मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ रहा है, उससे भी गर्मी लग रही है। देश में कई जगह पारा 50 डिग्री को छू रहा है। गुरुवार को राजस्थान का फलौदी 50.5 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म इलाका था। गुजरात के अहमदाबाद में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां कल 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.2 डिग्री था, जबकि हरियाणा के हिसार में 46.8 डिग्री। गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गर्मी पड़ रही है पूरे मंडल में, पूरे प्रदेश में। इसको देखते हुए सबसे पहले ये उपाय किए गए हैं कि खास करके बच्चों के स्कूल जो हैं उनको तत्काल प्रभाव से चारों जनपदों में बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसका पालन हुआ है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हर एक प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल तभी खोलेंगे जब मौसम सुधरेगा। गर्मी से अब तक तेलंगाना में 309 लोग मारे जा चुके हैं। ओडिशा में भी गुरुवार तक गर्मी से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में पिछले हफ्ते में गर्मी ने 5 लोगों की जान ले ली, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी कई लोग मारे जा चुके हैं। भीषण गर्मी के चलते सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Harsh conditions, the work delivered by the traffic police will be horrible. In those terrible conditions, situations, we have issued umbrellas for them to have a safer delivering of the duties. इधर मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि पूर्वी हिमालयी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर भारत में गर्मी कहर बरपा रही है तो दक्षिण भारत भारी बारिश और तूफान की चपेट में है। मॉनसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गया है। इस बीच बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भाग में बने गहरे दबाव का क्षेत्र और तेज होकर चक्रवाती तूफान रुआनु में तब्दील हो गया। गुरुवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत देश के दक्षिणी इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। रुआनु तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में देखने को मिल रहा है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो समुद्र में न जाएं। Cyclone storm Ruanu has moved to 15 km per hour in last 6 hours in the direction of northeastward, and it is likely to move northeastwards next 12 hours along Andhra Pradesh coast, and tonight it may be further intensified into severe cyclone storm. इधर दक्षिण पश्चिमी मानसून अनुमान से 2 दिन पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गया है। हालांकि रुआनु तूफान की वजह से इसकी रफ्तार पर असर पड़ा है। इस बीच तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और आंध्र में कई जगह बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। Till yesterday, the weather was very scorchy, is full of humidity, and all of a sudden, from yesterday night onwards, it has started raining. The weather is very beautiful. मौसम विभाग के मुताबिक रुआनु अगले 2 दिनों में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व इलाकों के साथ साथ ओडिशा की तरफ बढ़ सकता है। इसके असर के चलते दक्षिण और उत्तर ओडिशा में कई स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं भारत ने श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नौसेना के 2 जहाज रवाना किए हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 130 हो गई है। कई लोगों के मलबे और कीचड़ में और लोगों के दबे होने की आशंका है। मध्य श्रीलंका में केगागले जिले में मंगलवार को भूस्खलन हुआ था और इसके बाद 200 से ज्यादा परिवार लापता हैं।
श्रीलंका में कई दिनों से बारिश हो रही है, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है और इससे करीब 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर से गुरुवार सुबह गुजर रहे इजिप्ट एयर के विमान का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मिस्र ने हादसे को लेकर आतंकी हमले की आशंका जताई है, तो अमेरिका और फ्रांस का भी कहना है कि इसके हर पहलू की जांच होनी चाहिए। इस बीच विमान की तलाश के लिए अमेरिका P-3 ओरियन विमान भेज रहा है। पेरिस से काहिरा जा रहे इजिप्ट एयर के विमान के मलबे की तलाश जारी है। कई देशों के जहाज और विमान इस काम में जुटे हैं, लेकिन मलबा मिलने को लेकर विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। इजिप्ट एयर कह रही है कि मिस्र के विदेश मंत्रालय ने लापता विमान का मलबा मिलने की पुष्टि कर दी है, जबकि ग्रीस का कहना है कि कार्पाथोस द्वीप के पास समंदर में मिला मलबा लापता विमान का नहीं है। इस बीच नाटो और अमेरिका ने भी मलबा ढूंढने के काम में मदद की पेशकश की है। U.S. national security and aviation experts have been in touch with their counterparts in France and Egypt to offer assistance. The United States Navy is working to deploy a P-3 Orion aircraft to provide support for the search of the missing jetliner. विमान के लापता होने के पीछे आतंकी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि इजिप्ट एयर के विमान हादसे की जांच में किसी भी विकल्प को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहीं मिस्र के नागर विमानन मंत्री शेरिफ फाथी ने कहा है कि इसके पीछे तकनीकी गड़बड़ी की जगह आतंकी साजिश की आशंका ज्यादा है। The situation may point, and I say may because I don't want to go to speculations and I don't want to go to assumptions like others, but if you analyze the situation properly, the possibility of having a different action or having a terror attack is higher than the possibility of having a technical. ये विमान उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वो 56 यात्रियों और चालक दल के 10 सदस्यों को लेकर पेरिस से काहिरा जा रहा था। मुसाफिरों में 30 मिस्र के, 15 फ्रांस के, 1 ब्रिटिश, 2 इराकी नागरिकों के अलावा कनाडा, बेल्जियम, कुवैत, सऊदी अरब, अल्जीरिया, सूडान, चाड और पुर्तगाल के नागरिक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल की दुनिया से अहम खबर, भारतीय महिला टीम उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। चीन के कुनशान में भारत ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड को हरा दिया। इस तरह से भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक पक्का कर लिया है। शीर्ष खिलाड़ी साइना नेहवाल की हार के बावजूद भारत ने शानदार वापसी करते हुए थाईलैंड के खिलाफ 3-1 की जीत दर्ज की। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार उबर कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। पहले मैच में साइना नेहवाल को इंतनून के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दूसरे एकल मैच में पीवी सिंधु ने जीत दर्ज कर भारत को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। युगल मैच में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी ने मैच जीत कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया। चौथे मैच में शिवानी गाड़े ने जिनेपोल के खिलाफ 41 मिनट में 21-18, 21-16 से सनसनीखेज जीत दर्ज करते हुए भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। आज फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के सामने चीन की चुनौती होगी। और आखिर में हेडलाइंस की तैयारी। नतीजों के बाद 5 राज्यों में सरकार गठन की तैयारी। विधायक दलों की बैठक। केरल में मुख्यमंत्री पर आज होगा फैसला। ममता बनर्जी 27 मई को दोबारा लेंगी शपथ। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के फलौदी में 51 और हिमाचल के ऊना में पारा 43 डिग्री। रुआनु तूफान से आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर भारी बारिश। पठानकोट हमले के हैंडलर शाहिद लतीफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। एनआईए की मांग के बाद इंटरपोल की कार्रवाई। हमले में घर के किसी भेदिए के शामिल होने से सेना का इनकार। इजिप्ट एयर के हादसाग्रस्त विमान के मलबे की तलाश जारी। सभी यात्रियों की मौत। मिस्र ने जताई आतंकी हमले की आशंका। अमेरिका और फ्रांस का बयान, हर पहलू की हो जांच। और उबर कप बैडमिंटन में भारतीय महिला टीम का कांस्य पक्का। थाईलैंड को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। फाइनल के लिए आज चीन से मुकाबला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।